विवेकानंद कंपटीशन क्लास के द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। आज हम जो है वो अपने छठवें और अंतिम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे और अपना छठवां अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 32 में 3 बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 मुख्य रूप से इसमें 3 बातों का उल्लेख है। फर्स्ट जो है वो ये है कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करेगा यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा याचिका जारी की जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? ऐसी 5 प्रकार की याचिका जारी करेगा। याचिका जारी करेगा। तो दूसरी बात क्या लिखी हुई है? उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की याचिका जारी करेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो लिखी हुई है वो क्या है? संसद कानून बनाकर एससी के अलावा अन्य न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो अनुच्छेद 32 में 3 बातों का उल्लेख है। पहला है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो याचिका किसके द्वारा जारी की जाएंगी? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा? 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आ सकता है वो तीसरे वाले बिंदु है और वो क्या कहता है कि संसद जो है वह कानून बना करके उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो अनुच्छेद 32 में ये 3 बातें हमें सबसे पहले याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बात करें अपना ये जो छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार तो है ही, साथ ही साथ यह अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है। ये छठवां मौलिक अधिकार जो है वो अन्य 5 मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है या उनको संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए ये जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वह है संविधान की आत्मा कहा गया। तो अनुच्छेद 32 को जो है वह है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात करें ये जो अनुच्छेद 32 है इसके महत्व को बताते हुए भीमराव अंबेडकर ने एक बात और कही थी। वो क्या कही थी कि यदि अनुच्छेद 32 को संविधान से बाहर निकाल दिया जाता है तो संविधान एक रद्दी के टोकरे के समान रह जाएगा। दोबारा से सुने, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि यदि अनुच्छेद 32 को हम संविधान से बाहर निकाल देते हैं तो संविधान महज एक रद्दी के टोकरे के समान रह जाएगा। ठीक है, ये शब्द किसने कहे थे? भीमराव अंबेडकर ने। और क्या कहा था भीमराव अंबेडकर ने? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा। ठीक जी। नेक्स्ट आगे हम बात करें यदि
किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? याचिका जारी करेगा तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय याचिका जारी करेगा। याचिका जारी करना, ठीक जी। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय याचिका जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय याचिका जारी करेगा। नेक्स्ट आगे बात करें, याचिका जारी करने के मामले में जो है वह है इन दोनों न्यायालयों में से किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो अधिक विस्तृत होता है, या कह सकते हैं इन दोनों न्यायालयों में से कौन सा न्यायालय याचिका जारी करने के मामले में अधिक शक्तिशाली होता है। तो आंसर आएगा अपना उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है वह याचिका जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तिशाली होता है। और क्यों होता है उसका भी कारण सुने। दो कारण है अपने पास में। फर्स्ट पर हम चर्चा करें एससी यानी कि उच्चतम न्यायालय। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या करता है? याचिका जारी करता है। लेकिन अपना जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, यह मौलिक अधिकारों के अलावा वैधानिक या विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी याचिका जारी कर सकता है। बात समझ में आई? यानी कि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही याचिका जारी करेगा, लेकिन हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों का या वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी क्या कर सकता है? याचिका जारी कर सकता है। ये पहला कारण है जिस कारण से अपना हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से याचिका जारी करने के मामले में अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा कारण क्या है? अपना जो उच्चतम न्यायालय होता है, यह उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कितने प्रकार की याचिका जारी करता है? 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की याचिका तो जारी करेगा ही करेगा, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वह इंजंक्शन, शब्द पर ध्यान देना, इंजंक्शन नामक याचिका जारी कर सकता है। यानी कि हाईकोर्ट वो 5 प्रकार की याचिका तो जारी करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जो है वो इंजंक्शन यानी कि अंतरिम राहत के लिए जो याचिका जारी की जाती है उस याचिका को क्या कहा जाता है? इंजंक्शन नामक याचिका कहा जाता है। और यह याचिका केवल हाई कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट इंजंक्शन नामक याचिका को जारी नहीं करता। तो ये दो कारण हैं जिन कारणों से अपना जो हाई कोर्ट है वह याचिका जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक जी। तो आगे हम जो है वो 5 प्रकार की याचिकाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक जी। तो 5 प्रकार की याचिकाएं जो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित की गई हैं, अब हम उन पर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले हम एक बात पर आपको बता दें, ये जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं में से ये जो पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक जी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सुनिए,
प्रत्येक याचिका में से 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? 3। कैसे बनते हैं वो सुन लेते हैं। जैसे हमारी पहली याचिका है वंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके कोष्टक में लिखा हुआ है हेवियस कार्पस। ये इसका लैटिन भाषा का नाम है। सीधे ही परीक्षा में पूछा जाता है वंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास में आएंगे, दे देगा वो मैंडेबल्स, को वारंटो, हेवियस कार्पस या प्रोविजन। ठीक जी, तो हमें ये पहचानना होता है कि किस याचिका का लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है। एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा, ये जो याचिकाएं हैं इन पांचों याचिकाओं का अपना एक पर्टिकुलर अर्थ होता है। ठीक जी, तो वो अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक सा दूसरा प्रश्न ये बनेगा। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? तीसरा प्रश्न बनेगा कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है यह कब जारी की जाती है। ठीक जी, तीसरा प्रश्न होगा ये। तो 3 प्रश्न जो है वो एक याचिका में से हमें देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा मिलेगा? उसका लैटिन भाषा का नाम। ठीक जी, दूसरा उसका अर्थ, और तीसरा वह किस मामले में या कब जारी की जाती है। तो अब हम एक एक करके इन पांचों प्रकार की याचिकाओं के विषय में जानते हैं। तो अपनी पहली याचिका है वंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो लैटिन भाषा का नाम है वह नाम क्या है? हेवियस कार्पस। तो वंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? हेवियस कार्पस। बात करें इस याचिका के विषय में तो यह याचिका कब जारी की जाती है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब कौन सी याचिका जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेवियस कार्पस। नेक्स्ट आगे बात करें, इस याचिका के तहत जो है न्यायालय व्यक्ति को सहशरीर उपस्थित होने का क्या देता है? आदेश देता है। दोबारा से सुने, याचिका जारी कब होगी? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तब कौन सी याचिका जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत न्यायालय जो है वह संबंधित व्यक्ति को सहशरीर उपस्थित होने का आदेश देता है ताकि न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों की क्या कर सके? जांच कर सके। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की याचिका भी कहा जाता है, क्योंकि यह याचिका पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए भी क्या की जा सकती है? जारी की जा सकती है। इसीलिए इस याचिका को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की याचिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आए बाई चांस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की याचिका किस याचिका को कहते हैं? तो कौन सी आएगी जी अपनी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक चीज और जाने, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है यह 2 मामलों में जारी नहीं की जाएगी। कितने मामले? 2 मामले हैं जिन मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक याचिका को जारी नहीं किया जाएगा। पहली कौन सी है? यदि किसी व्यक्ति को जो है वह न्यायालय द्वारा क्या किया गया हो? दंडित किया गया हो। न्यायालय ने पूर्व में ही यदि किसी व्यक्ति को सजा सुना दी है, उसे दंडित किया है, तो उस व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक याचिका को जारी नहीं किया जाएगा। ठीक जी। नेक्स्ट, अपने जो निवारक निरोधक कानून
जिनका उल्लेख हमने आपको अनुच्छेद 32 में बताया था। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उस स्थिति में हैवियस कार्पस या वंदी प्रत्यक्षीकरण नामक याचिका को जारी नहीं किया जाएगा। तो दो मामले, न्यायालय के द्वारा पूर्व में दंडित किए गए व्यक्ति के लिए या निवारक निरोधक कानून के तहत बंदी बनाए गए या नजरबंद किए गए व्यक्ति के लिए यह याचिका जारी नहीं की जाएगी। ये थी अपनी पहली याचिका। दूसरी याचिका पर बात करें तो अगली आती है अपनी परमादेश। कौन सी है? परमादेश। इसका लेटिन भाषा का जो शब्द है वो शब्द कौन सा है? मेंडेमस। तो परमादेश को लेटिन भाषा में क्या कहते हैं? मेंडेमस कहते हैं। इसका अर्थ जाने तो मेंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यह इसका हिंदी अर्थ होता है। नेक्स्ट आगे बात की जाए, यह याचिका जारी कब की जाती है? जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने नियत कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा याचिका जारी की जाएगी परमादेश, जिसमें उस संबंधित सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। ठीक जी, तो कब जारी होगी? जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने नियत कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे उन नियत कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाने वाली याचिका कहलाती है परमादेश या मेंडेमस। इसके विषय में भी जाने, यह जो याचिका है किन किन लोगों के लिए जारी नहीं की जाएगी? एक तो है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल और तीसरा है किसी निजी पद पर कार्यरत व्यक्ति के लिए। तो किन किन के लिए जारी नहीं होगी? एक तो राष्ट्रपति के लिए परमादेश को जारी नहीं किया जा सकता, एक राज्यपाल के लिए, और तीसरा क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति किसी निजी पद पर कार्यरत है तो उस व्यक्ति के लिए भी परमादेश नामक याचिका को जारी नहीं किया जा सकता। बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्यों जारी नहीं की जा सकती? ये जो परमादेश नामक याचिका है यह स्वयं विवेकीय कार्यों के लिए जारी नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है उनके लिए, राज्यपाल के लिए कुछ स्वयं विवेकीय कार्य भी प्रदान किए गए। तो जब ये स्वयं विवेकीय कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके लिए परमादेश याचिका को जारी नहीं करते। नेक्स्ट अगली आती है अपनी तीसरी है अधिकार प्रक्षा, जिसका लेटिन भाषा का नाम है को बारंटो। अधिकार प्रक्षा को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? को बारंटो। इसका ये कब जारी की जाती है? जब भी कोई नागरिक किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथिया लेता है, अवैध रूप से हथिया लेता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकार प्रक्षा या को वारंटो याचिका जारी की जाती है। इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है किस अधिकार से। तो अधिकार प्रक्षा का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है किस अधिकार से। जारी कब होगी? जब भी कोई नागरिक किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथिया लेता है या उसे प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में अधिकार प्रक्षा या को वारंटो नामक याचिका को जारी किया जाता है। ये थी अपनी तीसरी याचिका। नेक्स्ट अब अपनी दो याचिकाएं बची हुई हैं, एक है प्रतिषेध और एक है उत्प्रेषण। ठीक जी, इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। प्रतिषेध का लेटिन भाषा का जो शब्द है वह है प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण का लेटिन भाषा का जो शब्द है वह है सार्टोरी। ठीक जी, इन दोनों में कॉमन क्या होता है?
ये दोनों याचिकाएं जो है वह किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज, ये दोनों की दोनों याचिकाएं जो है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किनके लिए जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय के। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों याचिकाएं जो है वह एक न्यायालय के द्वारा दूसरे न्यायालय के लिए क्या की जाती है? जारी की जाती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए दो प्रकार की याचिकाएं जारी करती है, एक तो प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण। ठीक जी। अब बात करें, ये जो अपनी प्रतिषेध नामक याचिका होती है इसका अर्थ होता है मना करना, मना करना। और ये जो उत्प्रेषण नामक याचिका होती है इसका अर्थ होता है और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। अब दोनों के विषय में जाने, ये प्रतिषेध नामक याचिका कब जारी होती है? तो सुनिए, इस प्रतिषेध नामक याचिका के तहत जो है वह उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ चल रही सुनवाई को या सुनवाई पर क्या करता है? उसको सुनने के लिए मना करता है। क्या कह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय इस याचिका को अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी करेगा और अधीनस्थ न्यायालय में चल रही सुनवाई को रोकने के लिए, ठीक है, क्या करेगा? मना करेगा उसे सुनने के लिए। ठीक साहब। अब ये उत्प्रेषण नामक याचिका होती है, ठीक जी, इसे भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए क्या किया जाएगा? जारी किया जाएगा। और इसके तहत जो है वो उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से उस मामले को अपने पास क्या कर लेता है? मंगवा लेता है। ठीक जी। और अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि वह इस मामले में उसे और अधिक क्या दे? जानकारी प्रदान करे। ठीक जी। इस प्रतिषेध नामक याचिका में क्या होता है? मामले पर सुनवाई को रोकने से क्या करता है? मना करता है। लेकिन यहाँ पर जो है उत्प्रेषण में क्या करेगा? वह अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मामले को अपने पास मंगवा लेता है। यहाँ सुनवाई को सुनने से क्या करेगा? मना करेगा। यहाँ उस पूरे मामले को अपने पास मंगवा लेता है। यह इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो ये थी अपनी 5 याचिकाएं। तो ये था अपना 6वां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक जी। तो अनुच्छेद 32 तक हमने पढ़ा। अब अपने पास में 3 अनुच्छेद और बचते हैं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। 3 अनुच्छेद हैं, तीनों पर हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 33 में उल्लेखित किया गया है कि संसद कानून बनाकर लोक व्यवस्था, पुलिस, सैन्य बल, आईबी, रॉ आदि में लगे हुए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है। प्रतिबंधित क्या कर सकती है? प्रतिबंधित। तो अनुच्छेद 33 उल्लेखित करता है कि संसद कानून बनाकर के लोक व्यवस्था, पुलिस, सैन्य बल, आईबी, रॉ आदि में लगे हुए
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। कहने का मतलब हुआ कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कौन करेगी, संसद करेगी अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है जी, किन किन लोगों के, लोक व्यवस्था, पुलिस, सैन्य बल, आईबी या रोम में कार्यरत नागरिकों की। ठीक जी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगला आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 34 में उल्लेखित है कि जब भी किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, क्या होता है, मार्शल लॉ यानी कि सेना का शासन, सेना का शासन। मार्शल लॉ या सेना के शासन के दौरान यदि मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार का हनन हुआ है, मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से क्या हुआ है, हनन हुआ है, या मौलिक अधिकारों को कोई भी क्षतिपूर्ति हुई है, तो ऐसी स्थिति में नुकसान हुआ है, संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, क्षतिपूर्ति कर सकती है। दोबारा से सुने, अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र विशेष में मार्शल लॉ या सेना का शासन लागू होता है और उस दौरान मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार का हनन या नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट बचता है अपना अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में उल्लेखित किया गया है कि संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, प्रभावी बना सकती है, प्रभावी बना सकती है। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी कौन बना सकती है, संसद। कैसे बनाएगी, कानून बनाकर। उदाहरण के तौर पर हमने अनुच्छेद 16(2) पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 16(2), जिसमें उल्लेखित था कि राज्य जो है वो है अपनी नौकरियों में मूल या निवासी होने का क्या कर सकता है, भाई कंडीशन लगा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा, संसद के द्वारा। प्रभावी कौन करेगा इसे, संसद। अभी थोड़ी देर पहले हमने अनुच्छेद 33 पढ़ा, ठीक जी, यानी कि सैन्य बल, आईबी, रो, पुलिस, लोक व्यवस्था में लगे हुए लोगों के मौलिक अधिकारों को कानून बनाकर कौन प्रतिबंधित करेगी, संसद प्रतिबंधित करेगी। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, ठीक जी, मार्शल लॉ के दौरान यदि किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों को नुकसान होता है तो संसद कानून बना करके क्या करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी। थोड़ी देर पहले हमने अनुच्छेद 32 पढ़ा था, अनुच्छेद 32 हमने कहा था 3 बातों का उल्लेख है। तीसरी बात क्या थी अनुच्छेद 32 में, कि संसद कानून बना करके, ठीक जी, जो है वह उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो ये अनुच्छेद 35 में जो उल्लेखित है कि संसद कानून बना करके मौलिक अधिकारों को प्रभावी बना सकती है, इसके उदाहरण क्या होंगे, अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 33 जो है वो इसके उदाहरण होंगे। ठीक जी, तो ये हुए अपने अनुच्छेद 33, 34 व 35। नेक्स्ट आगे बात करें कि जो मौलिक अधिकार है, इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों के लिए क्या होते हैं, लागू होते हैं। वो कौन कौन से हैं, केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों के लिए होते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक जी। नेक्स्ट आगे बात करें भारतीयों व विदेशियों की। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों पर मान्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये वो मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होते हैं या विदेशियों के लिए भी होते हैं। अनुच्छेद 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक जी। नेक्स्ट आगे हम कुछ बातों पर भी चर्चा करेंगे। उन बातों को भी देख लेते हैं कौन कौन से। तो यहाँ हम 3 बातों पर भी चर्चा करेंगे। पहला है संकरी प्रसाद बना भारत संघ 1951 में ये जो मामला हुआ था, संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बा। इस मामले के अंतर्गत जो था वह न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो मामला हुआ था वो था गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का। ये हुआ था 1967। ठीक जी। इस मामले में जो था न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन नहीं कर सकती। ठीक जी। और अंतिम जो मामला था या बात का वो था केशवानंद बना भारत संघ 1973। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, लेकिन इनकी मूलभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 3 बात है। संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, जिसमें न्यायालय ने कहा कि संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसने न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तीसरा केशवानंद बनाम भारत संघ 1973। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये जो मामले बने थे शब्द है विधि। और जब हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तब हमने आपको अनुच्छेद 13 पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक जी। एक चीज तो ये एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368।
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो ये जो शंकरी प्रसाद वाला मामला था, ठीक जी, इसमें निर्णय दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकती, क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक जी। अब सुनिए ये निर्णय क्यों दिया गया, संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 13 में, और वहां पर क्या उल्लेखित है कि सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, हनन करती हो। तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि अनुच्छेद 13 में उल्लेखित विधि शब्द अनुच्छेद 368 के तहत जो विधि परिभाषित की गई है उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद ने क्या निर्णय दिया, किस आधार पर कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें कहा कि अनुच्छेद 13 में जो शब्द उल्लेखित है विधि और अनुच्छेद 368 में जो विधि परिभाषित की गई है जिसके तहत संशोधन होता है वह दोनों कैसी हैं, सेम है। इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, केशवानंद बनाम भारत संघ 1973 में क्या उल्लेखित किया संसद न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि विधि होती है, क्या होती है, विधि विधि होती है। अनुच्छेद 13 में जो उल्लेखित विधि है वही अनुच्छेद 368 के तहत उस विधि में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो संसद कर सकती है लेकिन उसकी मूलभूत या आधारभूत संरचना में क्या नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक जी। तो ये तीन बात हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं। और इसी के साथ हमारा जो मौलिक अधिकार टॉपिक था, ठीक जी, ये यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और इससे जो भी आपको ज्ञान अर्जित हुआ है उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करें, बार-बार वीडियो को देखें। ठीक जी। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है आप सब पर्सनल हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को हमारे सामने पेश करिए। हम आशा करते हैं कि आप सभी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ठीक जी। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।